जो लोग पहली बार बाबा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज इस वीडियो के द्वारा अपने उन अनुभवों को आप लोगों के बीच बांटना चाहता हूं, जो मैंने खुद 2010 में अपनी पहली बार की यात्रा में महसूस किए। और मैं चाहता हूं कि उन अनुभवों का लाभ आप लोगों को भी मिल सके और आप लोग भी इस रहस्य और रोमांच से भरी श्रद्धापूर्ण यात्रा को सुखद और यादगार बना सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौहान और इस वीडियो को पूरा देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को भी आप देख सकें। तो दोस्तों, जो लोग इस यात्रा पर पहली बार जा रहे हैं वे इस बात का ध्यान रखें कि यात्रा उतनी कठिन नहीं है जितनी कि आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप वहाँ के नियमों और सावधानियों को ध्यान में रखकर चलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगी और यह यात्रा ज़िंदगी भर तक याद रहेगी। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि इस यात्रा पर जाते समय आपकी सेहत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और इसके लिए आपको कम से कम 2 महीने पहले से ही हर दिन लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ऊंचे नीचे पहाड़ों में 3 से 4 दिनों तक लगातार पैदल ही पैदल चलना होता है। और अगर आप वहाँ ठीक से चल नहीं पाएंगे तो फिर घोड़े की सवारी करनी पड़ेगी, जो बहुत ही महंगी पड़ती है। इसके अलावा ध्यान रहे कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन लगभग 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक की लगभग हर ब्रांच से देश के किसी भी भाग में रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी जानकारियां बैंक में जाकर मालूम की जा सकती हैं। बैंक द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अपना एक फ़ोटो लगा हुआ पहचान पत्र इस यात्रा में साथ लेकर जाना न भूलें, क्योंकि इसके बिना आपको बेस कैंप में ही प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे कि नए नियमों के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या डॉक्टरी प्रमाण पत्र और यात्रा का फॉर्म पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी हो गया है। और इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और यात्रा का फॉर्म श्री अमरनाथ जी श्राइन .com से डाउनलोड करके आप उस पर डॉक्टर से मोहर लगवा सकते हैं। और दोस्तों, यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आप अमरनाथ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपना फोटो पहचान पत्र या आधार कार्ड जिसको आप गले में लटका सके तो आपकी अपनी सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर में और खासकर यात्रा के वक्त सिर्फ BSNL का पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन ही काम करता है, इसलिए ध्यान रखें। वैसे वहाँ पर हर बेस कैंप के अंदर ही सरकार द्वारा फ़ोन बूथ का इंतजाम किया हुआ होता है। यात्रा पर निकलने से पहले सभी के लिए यह जान लेना जरूरी है कि आपके पास सामान कम से कम और ज़रूरी होना चाहिए। और जो सामान ज़रूरी है उनमें वहाँ की बेमौसम बरसात से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी की बरसाती, एक टॉर्च, आरामदायक जूते। ध्यान रखें कि लगातार पैदल चलने के कारण जूते आपके पैरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, जूते ऐसे हों जिनके अंदर पानी ना जा सके, क्योंकि वहाँ पर कई जगह बर्फ़ पर चलना पड़ता है और कई सारी बर्फीली नदियाँ और नालों को भी पार करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि जूते एकदम नए भी ना हो और ज़्यादा पुराने भी ना हो। इसके अलावा सर्दी से बचने के लिए कुछ ऐसे गर्म कपड़े जो बहुत ज़रूरी हो, जैसे गर्म टोपी, जुराबे, स्वेटर, हाथों के दस्ताने वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी रखना बहुत ज़रूरी होता है जिनको आप थकान, बदन दर्द या बुखार होने पर तुरंत ले सकें। आपका सामान रखने का बैग ऐसा हो जो बरसात होने पर गीला ना हो और जिसको आप अपनी पीठ पर लाद कर चलते वक्त दोनों हाथों को फ्री रख सकें। इस यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं की उम्र और सेहत बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस पहाड़ी यात्रा में लगातार पैदल चलना होता है और वहाँ का अचानक बिगड़ने वाला मौसम बच्चों या बुजुर्गों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए 10 या 12 साल की उम्र से छोटे बच्चों को ना लेकर जाएं और बुजुर्ग लोगों को भी इस यात्रा से दूर रखना चाहिए। रही बात महिलाओं की, तो वे भी ध्यान रखें कि उनके कपड़े भी ऐसे हों जो चलने में परेशानी ना खड़ी करें। यानी साड़ी पहनकर पहाड़ों में चलना एक आम महिला के लिए खतरनाक हो सकता है और वहाँ इसकी इजाज़त भी नहीं मिलेगी। वैसे तो वहाँ खाने और पीने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत सुविधा के अनुसार कुछ बिस्किट, नमकीन वगैरह लेकर जा सकते हैं, ताकि यात्रा में पैदल चलते वक्त भूख लगने पर खा सकें, क्योंकि वहाँ पर कई जगहों पर इन सामानों की कीमत 2 से 3 गुना ज़्यादा देनी पड़ सकती है। इसके अलावा याद रखें कि पैदल चलते वक्त आप एकदम खाली पेट ना रहें और भरपेट खाना भी ना खाएं, क्योंकि ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों में आपको खाली पेट रहने से ठंड भी लग सकती है या फिर भरपेट खाने से चलने में परेशानी भी हो सकती है। पानी की बोतल हमेशा अपने पास ही रखें, क्योंकि वहाँ बार बार पानी पीना पड़ता है। यात्रा में पैदल चलते वक्त ध्यान रखें कि तेज तेज ना चलें और रास्ते में जहाँ भी आराम करने के लिए रुके वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ रास्ता लंबा और थकान वाला होता है
और सुरक्षा के लिहाज से एक निश्चित समय में ही उस रास्ते को पार भी करना पड़ता है। और अगर आप अंधेरा होने से पहले बेस कैंप तक नहीं पहुंच पाएंगे तो रात के वक्त उन पहाड़ी रास्तों में पैदल चलने में आपको टॉर्च का ही सहारा होगा, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा पैदल चलते वक्त यात्रियों की सांस फूलने लगती है। ऐसे में अधिकतर यात्री मुंह में टॉफ़ी या सुपारी डालकर चलते हैं, इसलिए कुछ टॉफ़ियाँ भी साथ ले जा सकते हैं। यात्रा में पैदल चलते वक्त यदि आप ग्रुप के साथ यानी अपने साथियों के साथ जा रहे हैं तो याद रखें कि रास्ते में बिछड़ना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा लगता है तो याद रखें कि आपका बैग और उसका सारा सामान जो आपने अपने खुद के लिए रखा है वह आपके ही पास होना चाहिए, क्योंकि इस यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जाती है और उन्हें वहां ढूंढना मुश्किल हो जाता है। किसी भी यात्री को इस पैदल यात्रा में खाने और पीने के लिए कहीं भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर बेस कैंप पर यात्रियों के लिए देश भर से दानकर्ताओं ने पूरी श्रद्धा से अपने अपने खर्चों के अनुसार अच्छे से अच्छे इंतजाम किए हुए होते हैं। लेकिन रात को ठहरने के लिए आपको वहां के हर बेस कैंप के अंदर तंबू का किराया खुद ही देना होता है। याद रहे कि श्री अमरनाथ जी की गुफा 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां हर यात्री का ज़्यादा देर तक ठहरना या रात को ठहरना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि वहां न ठहरकर वापसी में बालटाल बेस कैंप पहुंचा जाए। श्री अमरनाथ यात्रा में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि वहां धूम्रपान वगैरह से बचें, गंदगी न फैलाएं, प्लास्टिक से बना सामान या कचरा न फैलाएं। अब रही बात खर्च की, तो घर से चलकर पहलगांव तक या फिर बालटाल तक जाने और वहां से वापसी में घर तक आने के किराए और बाकी का खर्च का हिसाब और अनुमान खुद ही लगाना पड़ेगा। यानी जब मैं पहली बार सन 2010 में दिल्ली से गया था तो उस समय मैंने लगभग 6,000 रुपये में यात्रा कर ली थी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरी इस यात्रा के अनुभव से लाभ उठाएंगे और जल्दी ही यात्रा से संबंधित कुछ और भी जानकारियाँ लेकर आप लोगों के सामने आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय भोले की।